क्या आपको तीनों पॉइंट समझ में आ गए हैं? ये भी आ गया, दूसरा पॉइंट ये था हमारा, तीसरा पॉइंट ये था। क्लियर है? अच्छा, अब बात कर लेती हूँ मैं स्पेसिफिक रेट की यहाँ पर, उसके बाद हम इनकम के बाद, क्योंकि इनकम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, उसको मैं सबसे पॉइंट में लास्ट में समझाऊंगी। अब बात कर लेते हैं रेट की। रेट क्या है? रेट और एग्जम्पशंस लिमिट को, ठीक है, समझ पा रहे हैं? अच्छा, इसके लिए मैं एक और पेज ले लेती हूँ आपको समझाने के लिए। अब मैं इतनी देर से मैं यही बोले जा रही हूँ कि क्या कि आपकी जो इनकम है ना, एक पार्टिकुलर लिमिट है यहाँ पर, आपकी एक पर्टिकुलर लिमिट है, उस लिमिट को अगर क्रॉस करेगी ना, इसको अगर आपने क्रॉस किया तो एक पर्टिकुलर परसेंटेज के लिए, आप एक पर्टिकुलर परसेंटेज के तौर पर आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। अब इन दोनों को पढ़ लेते हैं, परसेंटेज और लिमिट को। देखो, आपने की जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने रेट को काफ़ी सारे पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, ध्यान से सुना इस बात को। रेट क्या होती है? आपकी जनरल रेट भी होती है, ठीक है, और एक आपकी स्पेशल रेट होती है। स्पेशल रेट का मतलब क्या है? जो स्पेशल इनकम होगी, मीन्स की जो रेगुलर इनकम नहीं होती। अब मैं कह रही हूँ कि आपका डेली का बिजनेस है, आप क्या कर रहे हो? मोबाइल फ़ोन सेल करते हो, आपकी मोबाइल फ़ोन का जो शोरूम है आपका, ठीक है, बहुत बड़ी जो शॉप है आपकी, ठीक है, तो उसके अंदर आपका बिजनेस है ये, तो वो तो बिजनेस है। अगर आपको एकदम से कोई प्रॉफिट हो जाता है, आपने कोई लॉटरी लगाई थी, लॉटरी से कोई प्रॉफिट हो गया, आपने कोई ज़मीन थी वो बेच दी है, ठीक है, उससे कोई प्रॉफिट हो गया, आपने कोई भी जैसे हॉर्स रेस के ऊपर बैटिंग लगाई थी, जैसे आईपीएल के अंदर बैटिंग लगती है ना, बैटिंग सबको पता है लगती है, तो उसके अंदर अगर आपको हैवी प्रॉफिट हो जाता है तो वहाँ पर स्पेशल रेट इज अलाउड होगी। स्पेशल रेट हमेशा हाई होती है, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि ये ऐसी इनकम है जिसके अंदर आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, ये ऐसी इनकम है जिसके ऊपर आपका, जैसे मैं कहूँ कि लक फैक्टर है, या फिर मैं कहूँ कि काफ़ी सारे सर्कमस्टेंसेस जिसके कारण आपकी वो इनकम बिना मेहनत के कमाई हो गई है। तो ऑब्वियस ये बात है, गवर्नमेंट कहते हैं बिना मेहनत की है, तो हमें भी आपका जो बिना मेहनत का पैसा है ना उसके ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स दो, ठीक है, उसे बोलते हैं स्पेशल रेट। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हमारी जर्नल रेट के बारे में। स्पेशल रेट और जर्नल रेट दो तरह की होती है, ठीक है। अब जर्नल रेट को भी आगे टू टाइप में बाइफर्गेट किया गया है। क्या? एक तो नॉर्मल रेट, नॉर्मल कह लीजिए, या फिर मैं कहूँ कि ओल्ड रिजीम, यहां पर मैं कह सकती हूं आपकी न्यू रिजीम। ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, अगर आप इसको पॉइंट टू पॉइंट अगर मेरे साथ समझेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा समझना। ओल्ड रिजीम का मतलब क्या है कि जो पिछले सालों से चलती आ रही है। न्यू रिजीम आपकी 2022 पता नहीं 2023 के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसका सेक्शन है 115 BAC, सेक्शन 115 BAC, ABC नहीं BAC, थोड़ा सा उल्टा फिर सीधा चल रहा है, ठीक है। पहले हम इसको समझेंगे फिर इसको समझेंगे, ये बहुत आसान है, ठीक है। अगर एग्जाम के अंदर ये आ जाए कि आप कोई भी रिजीम यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहले बेटर मैं आपको बताऊंगी, ये भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, बट पहले मैं इसको ये समझा देती हूँ। चलो ओल्ड रिजीम के बारे में बात करते हैं, इसको बाद में समझेंगे। मैं यहाँ पे स्टार लगा लेती हूँ, मुझे याद रहेगा मुझे क्या बताना है आपको। ओल्ड रिजीम के अंदर ना जो टैक्स लगता है ना, वो डिपेंड करता है, टैक्स अप्लाई होता है ऑन एज बेसिस, कि आपकी उम्र कितनी है, आपकी उम्र कितनी है। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है, ठीक है, आपकी उम्र 60 साल से कम है, इसको मैं लिख सकती हूँ बिलो 60 ईयर। दूसरा, अगर आपकी उम्र अबोव तो 60 ईयर है, बट बिलो 80 ईयर, मीन्स कि 60 साल से तो ऊपर होनी चाहिए, 60 साल या 60 साल से ऊपर, इसके अंदर ये इस तरीके के निशान लगेंगे, ठीक है। 60 साल से ऊपर बट बिलो 80 ईयर, 80 से कम होना चाहिए। नेक्स्ट जाता है कि आपका अबोव 80 ईयर। क्या आपको इतना समझ में आया? पूरी उम्र को उन्होंने क्या कर दिया है, 3 पार्ट्स में बाइफर्गेट कर दिया है। कौन कौन से हैं? एक तो कहते हैं कि बिलो 60 ईयर, दूसरा कहता है अबोव 60 ईयर और बिलो 80 ईयर, तीसरा कहता है कि 80 से ऊपर के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, तो इनको क्या कहेंगे? आपके पापा की, मेरे हिसाब से आपके पापा की उम्र बिलो 60 होगी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल
सिटीजन कहेंगे। आपके जो ताऊजी हैं उनकी उम्र क्या होगी, मैं जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ, उनकी उम्र 66 साल है, तो उसको हम कहेंगे सीनियर सिटीजन। अच्छा, आपके दादाजी की उम्र 80 साल से ऊपर है, तो उसे कि मैं कहूँगी सुपर सीनियर सिटीजन। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है कि किसको क्या कहेंगे? यस, आई होप सबको समझ में आ गई। एक को अपने पापा जी की उम्र मान लेना, आपकी उम्र लगा लेना, ठीक है। अब आप भी मेरे हिसाब से फाइनल ईयर में हैं, तो 20 या 21 साल के सभी बच्चे मिलेंगे, तो आप भी क्या हैं, आप नॉर्मल सिटीजन हैं, आपके पापा जी सुपर सीनियर सिटीजन हैं, ठीक है। आपके जो ताऊ जी हैं और आपके जो अदर जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा, उनको सीनियर सिटीजन कहते हैं और इनको सुपर सीनियर कहेंगे। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है आपको रिलैक्सेशन उतनी ही ज़्यादा दी जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस है बेटा, अब जो मैं कहूँ कि जो एक व्यक्ति 80 साल का है, क्या वो अब मजदूरी कर सकता है? नहीं कर सकता, तो उसके ऊपर रिलैक्सेशन भी बहुत ज़्यादा दी जाएगी, क्योंकि उसको थोड़ा सा रिलैक्स देना है। अच्छा, एज आपको समझ में आ गया, और साथ में ये सभी क्या होने चाहिए, रेजिडेंट होने चाहिए। रेजिडेंट का मतलब होता है जो भारत के निवासी होते हैं, रेजिडेंट सबके साथ है, रेजिडेंट नॉर्मल सिटीजन, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन, ठीक है। अगर क्वेश्चंस में ये गिवन नहीं है कि पर्सन रेजिडेंट है या नहीं है, तो हम क्या ट्रीट करेंगे, उसे रेजिडेंट ही मानेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? अच्छा, अब यहाँ पर क्राइटेरिया देख लेते हैं। ये कहते हैं कि पहला लेवल, अगर किसी व्यक्ति की केवल 2.5 लाख इनकम है, जो कि नॉर्मल सिटीजन में अप्लाई करते हैं, क्या 0 से लेकर 2.5 लाख इनकम है, उसके ऊपर 0% टैक्स लगेगा। दैट मीन्स नील रहने वाला, कोई भी टैक्स नहीं लगना। चलो तुम्हें छूट दी, हम तुम्हारे ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन आ रही है कि मैम अभी हमने तो देखा था कि 3 लाख से 7 लाख है। रुको, ये नया टैक्स डिजाइन है, ये पुराना नहीं है, नया है। पुराना भी याद समझना है आपको, नया भी समझना है, क्योंकि एग्जाम में दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा लेवल क्या है कि अगर आपकी 2.5 लाख से 1 रुपए भी इनकम ज्यादा हुई और 5 लाख तक है, 2.5 लाख से 5 लाख तक की कैटेगरी के अंदर आते हैं। मान लीजिए आपके पापा की पूरे साल की इनकम 4.5 लाख है, तो आप सेकंड लेवल में आओगे, ठीक है। तो कितना हो गया, यहां पर आपको पे करना पड़ेगा 5%। क्या आपको इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर मैंने कहा कि किसी के पापा की इनकम 5 लाख से कितनी हो रही है, 1 लाख नहीं, 10 लाख है। लेट मी चेक, यस 10 लाख है, ठीक है। कहाँ गया भाई, 10 लाख है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर 20% देना पड़ेगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? अच्छा, अगर किसी के पापा की इनकम 10 लाख से ज़्यादा है, अबोव 10 लाख है, और गवर्नमेंट कहती है ठीक है भाई इतना अमीर है तो उसके ऊपर 30% दे देना हमें। क्या आपको इतना समझ में आया? क्या समझ में आ रहा है आपको कि मैम कि 2 से 2.5 के बीच में मैं तो फ्री हूँ, 2.5 से 5 लाख के बीच में मुझे केवल 5% देना है, 5 से 10 लाख की अगर इनकम के क्राइटेरिया में आता है मुझे 20% देना है। और अब आपके दिमाग में आ रहा क्या मुझे अकेला 20% देना है? फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, मैं आपको 2 एग्जाम्पल इसी के लेके चल रही हूँ। क्या एक पर्सन की इनकम है 5 लाख, एक पर्सन की इनकम है 2.5 लाख। चलो मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ, एक पर्सन की इनकम है 7 लाख। तीनों की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करती है। चलो सबसे पहले मैं 2.5 लाख वाले करूँगी। अब ये कहते हैं कि मेरी तो 0 से 2.5 वाले स्लैब में आती है और उसका रेट क्या है भाई, नील है, तो मुझे तो टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। क्या बात है, बड़ा खुश होकर घर गया, आहा मज़ा आ गया। अच्छा, दूसरा कहता है कि पहले 2.5 लाख पे तो मेरे लगेगा ही नहीं, क्योंकि 0 से 2.5 लाख वाले इनकम पे तो क्या होते हैं, एक भी टैक्स नहीं लगता। अगले जो 2.5 लाख होंगे उसके ऊपर मुझे 5% ही तो देना है। अगले 2.5 लाख मीन्स कि 5 लाख में से 2.5 लाख तो यहाँ चले गए, और 2.5 लाख यहाँ पे से माइनस करेंगे तो बचेंगे कितने, वापिस 2.5 लाख ही तो बचेंगे, और इसके ऊपर मुझे 5% देना है, और 5% होता है बेटा 12,500। मीन्स कि इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी, 12,500 बनी। अच्छा, 7 लाख का केस क्या बनेगा, ये कहते हैं कि ठीक है भाई मेरे भी पहले 2.5 लाख तो क्या होंगे, नील होंगे, मीन्स कि मुझे भी इनके ऊपर कोई टैक्स
नहीं देना है। अच्छा, नेक्स्ट जो 2.5 लाख होंगे, नेक्स्ट 2.5 लाख होंगे, देखो इसके और इसके बीच में फ़र्क कितना है, 2.5 लाख का है, इसके बीच में कितना है, 5 लाख का है, इससे तो आ गया। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ध्यान से बताना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि पहले 2.5 लाख के ऊपर मेरा कोई भी रेट नहीं लग रहा, नेक्स्ट के जो भी 2.5 लाख है उसके ऊपर मेरा 5% लग रहा है, नेक्स्ट जो भी 5 लाख है उसके ऊपर मेरा 20% लग रहा है, जो नेक्स्ट जो भी बैलेंस बच गया उसके ऊपर 30% लगेगा। यस या नो? देखो एग्जाम्पल में देखो, 7 लाख है, 2.5 लाख के ऊपर कुछ नहीं लगा, नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर मेरे पास कितना लगा कि 5% लगा, जो कि 12,500 हमने अभी कैलकुलेट किया, 12,500, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो 7 लाख में से 2.5 यहाँ चले गए, 2.5 यहाँ चले गए, इसकी 5 लाख जा चुके हैं, बैलेंस कितना बचा, 3 लाख बचा। अब नेक्स्ट रेट क्या थी, 20%, इसका हमें 20% करना है, तो कितना होगा, ये आ जाएगा 60,000। टोटल लायबिलिटी बनी 72,500 की। क्लियर है? चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने कहा कि मेरी जो इनकम है वो 20 लाख है, मेरी इनकम 20 लाख है। कहते हैं अच्छा चलो कैलकुलेट करते तुम्हारी टैक्स। कहते हैं कि फर्स्ट 2.5 लाख के ऊपर तो टैक्स तो है ही नहीं। अच्छा नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर, अच्छा ऊपर 2.5 लिखना था, 2.5 लाख के ऊपर मेरा कितना है, 5% है, तो कितना बना 12,500। अच्छा नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर कितना बनेगा, 20%, तो ये हो गया 1 लाख रुपए। अच्छा नेक्स्ट क्या बैलेंस आएगा यहाँ पे, तो बैलेंस कितना बच गया। अब देखो 20 लाख में से मैंने कितने पे कर दिए, 2.5 लाख का हिसाब हो गया, 5 लाख हो गए, 5 लाख और 5 लाख 10 लाख हो गए। मीन्स कि 10 लाख के ऊपर तो मैंने टैक्स को कैलकुलेट कर लिया, बाकी का जो बचा बैलेंस 10 लाख है उसके ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस के ऊपर कितना देना है बेटे, 30% देना है। कितना देना है बैलेंस के ऊपर, 30% देना है। तो मैं इसका 30% कर दूं भाई, तो कितना बन जाएगा, 3 लाख रुपए। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, 4,12,500 रुपए हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी हो गई है। क्या आपको इतना समझ में आया? क्या देखो मैंने आपको हर क्राइटेरिया का बता दिया कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो स्लैब रेट है नॉर्मल और ओल्ड रिजाइम के केसेस में यहाँ पे एज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी एज नॉर्मल सिटीजन है अप टू 60 ईयर है तो ये स्लैब रेट लगेगी। अगर आपकी उम्र 60 से लेकर 80 तक के बीच में है तो उसमें क्या है कि कहते हैं कि पहले 3 लाख के ऊपर आपको थोड़ा छूट दी गई है। अब जैसे देखो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, काम करने की कैपेसिटी है, कमाने की कैपेसिटी है, थोड़ा कम होती चली जाएगी, है ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि पहले 3 लाख के ऊपर आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं पे करना है। अच्छा नेक्स्ट के 2 लाख जो भी होंगे उनके ऊपर आपको 5% देना है। नेक्स्ट के 5, अब देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है। चेंजेस किस में आए, बस यहाँ पे 50,000 रुपये का फर्क आया। जो पहले 50,000 रुपये यहाँ पे कम था, अब यहाँ पे ज़्यादा हो गया, बस बाकी सभी चीज़ें सेम है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ कि जो सीनियर सिटीजन है उनके 0 से लेकर 3 लाख तक की अगर इनकम हुई तो किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से 5 लाख तक की इनकम हुई तो उन्हें 5% देना है। 5 लाख से 10 लाख तक कोई इनकम हुई तो 20% देना है। और अबोव 10 लाख उनको क्या देना है, 30% देना है। क्या इन दोनों का डिफरेंस 3 लाख है? क्या इन दोनों का डिफरेंस 2 लाख है? क्या इन दोनों का डिफरेंस 5 लाख है? क्या मैंने आपको यही पढ़ाया है? बेटा ध्यान से सुनो, मैं हर तरीके से आपको बता रही हूँ। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन का मतलब क्या है, जो जिनकी उम्र 80 से ऊपर है। अब देखो इसके अंदर ना पहले रेट क्या है, 5 लाख में, इसकी 5 लाख तक अगर आपके पास इनकम है तो कोई टैक्स नहीं देना। कहते कि फिर तो बुजुर्ग होने में फ़ायदा, सोच रहे होगे, है ना, बुजुर्ग होने में फ़ायदा है, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। यहाँ पे तो हमें 5% तक देना पड़ रहा था, है ना। अच्छा इसके अंदर 5% का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, 5% नहीं है यहाँ पर, सीधा ये दोनों सेम है कि नेक्स्ट 5 लाख, नेक्स्ट 10 लाख। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बता देना बेटा। देखो मैंने आपके लिए हर तरीके से इसको लिखा हुआ है नोट्स के अंदर
कि जो टैक्स स्लैब रेट है आपकी दो तरीके की होती है, ओल्ड रिजाइम होती है, एक न्यू रिजाइम है जिसको हम 115 BAC बोलते हैं। ओल्ड रिजाइम मैंने आपको बता दी है, बजट 2024 में जो भी अनाउंस किया है उसके हिसाब से हुई है, ठीक है। ओल्ड रिजाइम के अंदर किसी भी तरह की चेंजेस नहीं हुए, देयर इज नो चेंजेस, बट न्यू रिजाइम के अंदर बहुत सारी चेंजेस हुई है, उनको हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमें नया ही जानना है, तुम्हें तो पिछला जानना ही नहीं है, तुम्हें नए के साथ समझाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये स्लैब रेट क्या इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल है? हाँ जी, ये जो मैंने अभी आपको समझाया था, ये चार्ट जो समझाया था, कहाँ गया भाई, ये समझाया था क्या ये इसके इन सबके ऊपर है, इंडिविजुअल के ऊपर है, HUF के ऊपर है, सबके ऊपर है? यस, मैं आपको बताती हूँ किसके ऊपर है। ये इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल है, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर है, ये जॉइंट वेंचर के ऊपर है, दैट मीन्स AOP एंड BOI, ठीक है, ठीक है। एक है आपके पास आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स, ये जो नॉर्मल रिजाइम है ये इनके लिए एप्लीकेबल है। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, देखो, दिस स्लैब अप्लाई टू एवरी रेजिडेंट मेल फीमेल, जो कि इंडिविजुअल में आते हैं, और जिनकी उम्र 60 साल से कम है, वहाँ पर पहला पार्ट आएगा अप टू 2.5 लाख, नेक्स्ट 2,50,000 से 5%, नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 20%, बैलेंस के ऊपर 30%, ठीक है। नॉन रेजिडेंट है, मेल फीमेल है, चाहे कोई भी, हाँ यहाँ पे एक पॉइंट बताना भूल गई, अगर आपके पास क्वेश्चंस में नॉन रेजिडेंट दिया हो, नॉन रेजिडेंट दिया हो, तो इस केस में हम इसे डायरेक्ट इसको फर्स्ट केस में ही मानेंगे, बाकी सेव के केस के लिए इसको नहीं मानेंगे, चाहे उसकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, उसे हम पहली कैटेगरी के अंदर ही डालेंगे। ध्यान रखना इस बात का, क्लियर है, समझ में आ रहा है? अच्छा, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन्स, ये सभी पर्सन्स भी इसके अंदर टैक्स पे कर सकते हैं। नेक्स्ट, slab rate every male and every female who is a resident in India who is the age of 60 year or more but it is less than that 80 year। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं इंडिविजुअल के बारे में। जो पहला केस था ना वो आपको इन सब के लिए था, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट प्लस इंडिविजुअल, रेजिडेंट प्लस HUF, रेजिडेंट प्लस AOP, रेजिडेंट प्लस BOI, रेजिडेंट प्लस आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये इन सब के लिए था। बट यहाँ पर रेजिडेंट प्लस क्या इंडिविजुअल होगा, यहाँ पर भी रेजिडेंट प्लस इंडिविजुअल होगा। पहले ही केस को आपको थोड़ा ध्यान से रखना है कि चाहे वो नॉन रेजिडेंट है, रेजिडेंट है, आपको यहीं पे कैलकुलेट करना, बट उसकी उम्र 60 साल तक होनी चाहिए। नॉन रेजिडेंट के केस में उम्र नहीं देखेंगे, बस ये देखेंगे कि हाँ नॉन रेजिडेंट है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको यहाँ पे डाल देंगे, ओके। नेक्स्ट क्या है, दिस स्लैब रेट इज यूज फॉर द, नेक्स्ट स्लैब रेट है ये जो सीनियर सिटीजन की है, ठीक है, जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है। ये देखो मैंने इसको बायफॉगेट भी किया हुआ है, आप इसको किसी भी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है, ओके जी। अगर क्वेश्चंस में ये गिवन ना हो कि नॉन रेजिडेंट है या रेजिडेंट है, ये साइलेंट हो, तो इस केस में हम क्या मानेंगे, 60 साल वाली स्लैब के अंदर उसको डाल देंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, न्यू टैक्स रिजाइम के बारे में और पढ़ लेते हैं। न्यू टैक्स रिजाइम क्या कहता है कि जो आपकी ये वाली रिजाइम है, नई जो रिजीम है, इसको मैं नेक्स्ट पे यहाँ पे ले आती हूँ, न्यू रिजीम, या मैं कह सकती हूँ 115 BAC। देखो इसको यूज करने के ना काफ़ी सारे फायदे, अभी मैं फायदे के बारे में डिस्कस नहीं करूँगी, बस इसकी स्लैब रेट के बारे में डिस्कस करूँगी। क्यों? क्योंकि अभी आपका बेस है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इन डेप्थ में कब समझ में आएगा, जब हम पार्टनरशिप बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर है आपका 7 या फिर किसी की बुक में 8 मिलेगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड, बुक खोल के आप देख सकते हैं ना। न्यू टैक्स रिजाइम 2022 पता नहीं 23 के अंदर आया था, और उसके अंदर ये बोला गया था जिनके लिए आपको सुटेबिलिटी नहीं लग रही है ओल्ड रिजाइम, आप न्यू में आ जाओ। वो कहता है न्यू कौन यूज कर सकता है, वो डिपेंड करता है बेटा, डिपेंड करता है कि आप कैसे स्टेटस में बिलीव करते हैं, कैसा है आपका स्टेटस, कि आप सैलरीड पर्सन हैं या फिर आप नॉन सैलरीड हैं, आप सैलरीड हैं या नॉन सैलरीड हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपके पास क्या बहुत सारे चांसेस हैं,
जैसे कि मैंने कहा ये पर्सन है, ये बिजनेसमैन है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये क्या लिखा हो, बिजनेसमैन मीन्स कि मेरी दुकान है, मेरा शोरूम है, मेरा जो फ़ोन की खुद की शॉप है, ठीक है, तो मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस में डील करती हूँ, मेरा बिजनेस है। अच्छा, मैंने कहा कि मुझे नॉर्मल स्लैब रेट पसंद नहीं आया, नॉर्मल रेट मैंने पहले साल यूज़ किया, मैंने कहा नहीं, मज़ा नहीं आया, तो मैंने इसको कट किया। नेक्स्ट ईयर मैंने क्या किया, न्यू 115 BAC को यूज़ किया, मैंने इस साल ये यूज़ कर लिया। दूसरे साल मैंने क्या कहा, नहीं मज़ा नहीं आया। तीसरे साल कहता है कि मैं दोबारा से नॉर्मल में आता हूँ, कहता है नहीं, गवर्नमेंट कहती है रुक, मर्जी थोड़ी ना चल रही है तेरी, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के लिए केवल एक ऑप्शन दिया जाता है, एक बार अगर आपने कोई 115 BAC अडॉप्ट कर ली तो उसको आप दोबारा से हटा के नॉर्मल पे नहीं आ सकते हैं। अच्छा, तो एक दूसरा कहता है कि देख मैं तो सैलरीड हूँ, इस साल मैंने नॉर्मल यूज़ किया, अगले साल मैंने 115 BAC यूज़ किया, मज़ा नहीं आया तो फिर नॉर्मल में आ गया, मज़ा नहीं आया तो फिर 115 BAC में आ गया। कहता है भाई तू सही है, तभी तो कहते हैं BAC को अप्लाई करने से पहले देखना पड़ता है कि वो कौन पर्सन है, किसके ऊपर आप अप्लाई करें, सैलरीड पर्सन है या नॉन सैलरीड पर्सन है। अगर सैलरीड पर्सन है तो आपके पास बहुत सारे चांस होते हैं उसको चेंज करने में, कभी नॉर्मल में, कभी 115 BAC में, कभी नॉर्मल में 115 BAC में। बट नॉन सैलरीड के अंदर आपको किसी भी तरह का चांस नहीं मिलता, आपको बस एक चांस मिलता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसकी स्लैब रेट क्या है, स्लैब रेट क्या है, ध्यान से सुनो। ये कहते हैं कि पहले 3 लाख, फर्स्ट 3 लाख, अगर आपकी 3 लाख इनकम है साल की तो आपके ऊपर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। कहते हैं अच्छा 3 लाख से ऊपर हुई तो, कहते हैं अच्छा नेक्स्ट 4 लाख तक, नेक्स्ट 4 लाख का मतलब क्या है कि 0 से 3 लाख, 3 लाख से 7 लाख, मीन्स कि इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 4 लाख ही तो है। नेक्स्ट 4 लाख तक आपको क्या करना पड़ेगा, 5% रिजीम के ऊपर देना पड़ेगा, ठीक है। कहते हैं अच्छा, कहते हैं कि अच्छा अगर मेरी 7 लाख से ऊपर इनकम हुई तो, कहते रुको ना अभी बता तो रहा हूँ, टैक्स नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके पास आई होप 3 लाख है, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, यस दिस इज अ 3 लाख। कहते कि नेक्स्ट 3 लाख तक आपको क्या पे करना पड़ेगा, आपको 10% पे करना पड़ेगा। कहते मतलब ये कि 7 लाख तक पहुंच गया है, 7 लाख से लेकर 10 लाख तक की कैटेगरी में आया तो बीच का जो डिफरेंस है उसके ऊपर 10% के ऊपर लगेगा। समझ में आ रहा है। तो ये क्राइटेरिया ऐसे बढ़ते जा रहा है कि पहले 3 लाख के ऊपर किसी भी तरह का नहीं लगने वाला है, अगले 4 लाख के ऊपर आपको 5% देना पड़ेगा, नेक्स्ट 4 लाख के ऊपर, ठीक है। 7 लाख से 10 लाख की कैटेगरी तक आप बिलोंग करते हैं तो इनके जो बीच का डिफरेंस है उस बीच के डिफरेंस के ऊपर आपको 10% देना पड़ेगा। अच्छा, मैंने कहा कि मेरी तो 12 लाख इनकम है, कहते कि ठीक है इतना तो सेम एज इट इज होने वाला है, तो जो बीच का डिफरेंस है ना नेक्स्ट 2 लाख के ऊपर आपको 15% देना पड़ेगा। कहते मेरी तो भाई 15 लाख है, तो ये एज इट इज बढ़ता चला जाएगा 3 लाख, फिर आगे बैलेंस जो बचेगा उसके ऊपर 30%। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने कहा ओके मेरी स्लाइड फिल हो चुकी है आई होप यहाँ पे, यस मैं यही एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मैंने कहा जो मेरी इनकम है ना, बिजनेसमैन कहता है मेरी इनकम है ना, मेरी इनकम 30 लाख है। कितनी लाख है, 30 लाख है। अब 30 लाख है तो वो कहता है कि मैं तो नया टैक्स रिजीम को फॉलो करूंगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, 15%, 20%, 25%, ठीक है। कितना, 15%, 20%, 25%, 20 के बाद सीधा 30, सॉरी सीधा 30, ठीक है। कहते ठीक है, कहते हैं कि क्या रहने वाला है। ओके मैं यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम के बारे में बात करें बेटे, कभी आप सीनियर सुपर से वो देख लेना, न्यू के बारे में बात की जिसके अंदर 30 लाख आपकी इनकम है। वो कहते हैं पहले 3 लाख पे तो तुझे कुछ नहीं देना। कहते हैं अच्छा मज़ा आ गया, अगले 4 लाख के ऊपर क्या देना है आपको, 5% देना है। 5% दैट मीन्स कट करो 20,000 आ गया। कहते हैं अच्छा अगले कितना, 3 लाख के ऊपर मुझे कितना देना है, 10% देना है। तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया है 30,000 रुपये। कहते हैं ठीक, कितना हो गया भाई मेरा। अब देखिए यहाँ से लेकर 0 से लेकर 3 लाख हो गए हैं,
3 से लेके 7, 7 लाख तक मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। 7 से लेके 10, 10 लाख तक मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। मैंने इतना तो टैक्स दे दिया है। कहते हैं अभी तो पैसा रहता है, 30 लाख था तेरा तो पैसा, अभी तो रहता है। अच्छा, कहता है कि यहाँ पर 20,000 हो गया मेरा टैक्स, यहाँ पे 30,000 हो गया मेरा टैक्स। नेक्स्ट जो भी 2 लाख बनने वाले हैं इनके बीच का डिफरेंस, उसके ऊपर तुझे 15% देना पड़ेगा। अब देख यहाँ पर नेक्स्ट 2 लाख के ऊपर मुझे 15% देना पड़ेगा। अब देखो आपको नजर आ रहा है जैसे जैसे अमाउंट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपका रेट बढ़ता जा रहा है। नजर आ रहा है 30,000, कहते हैं अच्छा 2 लाख भी हो गए, मीन्स कि 10 लाख कंप्लीट हो गए, 2 लाख भी हो गए, 12 लाख हो गए। अभी तो तुम 12 लाख भी पहुंचे हो। 12 से 15 की कैटेगरी में क्या था, 12 से 15 की कैटेगरी में आपको कितने रेट देना था, 20%। तो डिफरेंस कितना है, 3 लाख का। तो नेक्स्ट 3 लाख के ऊपर आपको 20% देना है, तो 60,000 हो गया। अब कहते हैं जो भी बैलेंस बच गया है उसके ऊपर भाई 30% लगा दे, हमसे और कैलकुलेट नहीं किया जा रहा। कहते हैं कितने हमने दे दिए, कहते हैं कितने हमने दे दिए हैं, वो कहता है यहाँ तक तूने 15 लाख दे दिए, बैलेंस कितना बचा, तेरे पास 30 लाख का इनकम थी, 15 कितना 15 लाख वापस बच गया है। 15 लाख के ऊपर कितने परसेंट, 30%। उम्मीद करूंगी कि जो समझ में आ रहा होगा तुम्हें। 7,50,000, 7,50,000, राइट, नहीं 7 नहीं 4,50,000 आएगा, ये तो 50% हो जाएगा ना, 4,50,000। इसकी टोटल लायबिलिटी क्या बनेगी है, 20,000, 30,000, 50,000, 50 और 30 80, 80 और 60 1,40,000, 1,40,000 और 4,50,000 कितना हो गया, 0,925, 5,90,000। मीन्स कि उसने कमाया 30 लाख है और देना कितना पड़ा, 5,90,000 देना पड़ा। वो कहता है कि ओ माय गॉड, इतना खर्चा कैसे पे करूंगा मैं, इतना खर्चा, है ना। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है न्यू टैक्स रिजाइम की जो स्लैब है ये कैसे है। अब मैं आपको इसको साथ में लिंक करके बताना चाहूँगी। अब देखो मेरे पास कितने टॉपिक हो गए हैं, मोस्ट ऑफ हमारा चैप्टर कवर हो गया, तुम्हें पता है इस बात का। इवन थोड़ा सा लंबा गया है बट हाँ मोस्ट ऑफ कवर हो गया। हमने इनकम टैक्स के बारे में पढ़ लिया, टाइप्स पढ़ लिया, इनकम थोड़ा देर रुको क्योंकि इसको वैसे मोस्ट ऑफ चीज़ें समझाऊंगी। असेसमेंट ईयर हो गया है, प्रीवियस ईयर हो चुका है, पर्सन हो चुका है, एग्जामिनेशन लिमिट हो गई है, स्लैब रेट हो चुकी है। अब मैं पहले इसको बताती हूँ फिर इसके ऊपर पहुँचेंगे कि रिबेट, सरचार्ज, हेल्थ एजुकेशन सेस ये होता क्या है भाई, ये होता क्या है। सुनो, अब ये कहते हैं कि हम इतना इतना टैक्स देंगे। अब आप लोगों ने इतना डिस्कस कर लिया है कि एक को 12,500 देना पड़ रहा है, एक को कुछ भी देना पड़ रहा है, एक को 72,500 देना पड़ रहा है। कहते हैं कि थोड़ा सा ही ज़्यादा होने के कारण हमारे पास इतना टैक्स लायबिलिटी बन रही है, इससे बढ़िया तो हम कम कमा ले। कहती है गवर्नमेंट, कहती है कम कमाने का मत सोच, मैं तुझे कुछ सर्विस देती हूँ, मैं कुछ तुझे रिलीफ देती हूँ। क्या कहती है, मैं तुझे रिबेट देती हूँ। क्या देती हूँ, रिबेट। रिबेट होती है छूट, कि अगर तेरी इनकम पहले, अभी मैं बता देती हूँ, अगर तेरी इनकम ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग और न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनना, अगर, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है बेटा, जब आप टैक्स भरते हो ना सबसे पहले ऑप्शन आता है कि आप कौन सी टैक्स रिजीम को फॉलो करना चाहते हो। अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया बाय द डिफॉल्ट तो ऑटोमेट क्या होने वाला है, ये वाली रिजीम अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी, 115 BEC वाली। ठीक है, दोनों में रिबेट की अमाउंट अलग अलग है। ये कहते हैं कि अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम को फॉलो किया तो क्या होगा, उस केस में आपको 12,500 की छूट मिलेगी। वो कहता है वाह जी वाह, बल्ले बल्ले हो गई है। कितने हो गए, बल्ले बल्ले हो गई है। कहता है अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम को अप्लाई करूँ तो कहते हैं 25,000 मिलेंगे तुम्हें वापिस, मीन्स कि माफ हो जाएंगे 25,000 अगर तक टैक्स रहा ना तुम्हारे तो माफ, छूट ले मजे। तो पर्सन जो है यहाँ पर एसएससी, वो तो खुश हो गया, मन में लड्डू फूटा, है ना। वो कहते हैं इससे बढ़िया ये तो सही है, मैं तो न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो करूँ। वो कहता है रुक, पहले कंडीशन तो सुन ले, कंडीशन सुन मेरी, बाद में डिसाइड करिए कि मुझे कौन सा सिलेक्ट करना है। अच्छा, ये कहते हैं कि कंडीशन बता दे जल्दी फटाफट, इतना टाइम नहीं है। कहते हैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि अगर तेरी इनकम अप टू 5 लाख रुपए तक है, इनकम अप टू 5 लाख रुपीज तक है, ओल्ड रिजीम की बात कर रहे हैं। दूसरा, तू क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। तीसरा, तू इंडिविजुअल होना चाहिए। कहते कि बस यही बात थी, 5 लाख इनकम, रेजिडेंट तो हूं ही मैं, इंडिविजुअल तो मैं हुई। अच्छा,
तो इस केस में आपको 12,500 की छूट मिल सकती है अकॉर्डिंग टू 87A के तहत। कहते हो वाह जी वाह, बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई। अच्छा, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कहते हैं कि इसमें क्या फ़ायदा होगा, इसमें क्या लिमिट है। वो कहता है कि रेजिडेंट और इंडिविजुअल तो सेम ही रहने वाले हैं, रेजिडेंट और इंडिविजुअल तो सेम ही रहने वाले हो तुम। अच्छा, लिमिट क्या होगी, अप टू 7 लाख रुपीज़। वो कहते हैं अच्छा, अमाउंट, इनकम की अमाउंट बढ़ी तो टैक्स की अमाउंट भी बढ़ा दी आपने माफ़ करने के लिए, तो फ़ायदा तो वही बात है, उतना ही होने वाला है। एग्जाम्पल लेती हूँ, अब एग्जाम्पल मैंने पहले लिया हुआ, इसी को देखते हैं। कहाँ गया भाई, अब देखो इनकम कितनी है, 2.5 लाख है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे तो टैक्स बन ही नहीं रहा। मैंने कहा इनकम मेरी 5 लाख है, 5 लाख में मेरा टैक्स कितना बना, 12,500। कहता है रुक, रिबेट ले, आगे जाना ही नहीं तुझे, आगे जाना ही नहीं, रिबेट ले अंडर सेक्शन 87A के तहत और माइनस कर दे सारे टैक्स को, कुछ भी नहीं देना तुम्हें। वाह जी वाह। कहते मेरी 7 लाख इनकम है, ठीक है, अब मेरी टैक्स की लायबिलिटी बनती है 72,500, क्या मैं रिबेट ले लूँ। कहता हाँ हाँ जल्दी ले, कभी टैक्स वाले आ जाए। कहते रुक, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि इनकम तो देख भाई, तू इंडिविजुअल है ठीक है माना, तू रेजिडेंट है वो भी माना, पर तेरी इनकम तो लाई नहीं करती ना उस लिमिट, उसके दायरे के अंदर लाई तो नहीं करती। बोला था 5 लाख तो 5 ही लाख है, 7 लाख किसके लिए है, न्यू टैक्स रिजीम के लिए। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो किया हुआ है तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। अगर आपका न्यू टैक्स रिजीम है तो आपको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वो भी 25,000 तक। अगर मैं कहूँ कि मेरी 7 लाख इनकम है ना, न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूँ, पहले 3 लाख के ऊपर तो मेरा कुछ भी टैक्स नहीं बनने वाला। नेक्स्ट के जो 4 लाख के ऊपर है वो कितने बनने वाला है, 5% बनने वाला है। 5% कितना हो गया, 20%, 20,000 है ना, 20,000 क्या बनने वाला है, मेरा टैक्स बनने वाला है, ठीक है। अब देखो 3 और 1 4, 4 3 7 हो गए, टोटल अमाउंट कितनी होगी, 7 लाख होगी। टैक्स की लायबिलिटी कितनी बनी, 7 लाख बनी है। अभी कहते हैं कि रिबेट ले लो, कितनी मिलेगी तुम्हें, मैक्सिमम 25,000 तक मिलेगी। अब ये नहीं है कि अभी आप ये कहें मुझे कि मैम 25,000 तक छूट दी थी, 20,000 मेरा टैक्स बना, 5,000 सरकार से दिला दो ना। नहीं, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट कहती है हम आपको वापस नहीं देंगे पैसा बचा हुआ, जितनी छूट लेनी है ले लो, ठीक है। मैक्सिमम हम आपको इतना दे सकते हैं, मिनिमम जितनी आपकी अमाउंट बनेगी आपको उतना ही माइनस करना पड़ेगा। कहते हैं ठीक है चलो, ज़ीरो तो हुआ, कैसे करके हुआ, खुश है बंदा, क्लियर है। तो रिबेट का मतलब आ गया समझ में कि ऐसा अमाउंट जो कि आपको छूट के लिए दिया जाता है, थोड़े रिलैक्सेशन दी जा रही है बट एक सर्टेन लिमिट के साथ साथ। तो पढ़ते हैं यहाँ पर हम इसको, रिबेट भाई आजा फटाफट, हमारे चैप्टर को जल्दी से फिनिश कर देते हैं, है ना। क्या लिखा हुआ है, अनदर चेंज इन द न्यू टैक्स रिजीम। अब 2024 में ये चेंज आया है, ठीक है। पहले यही था, 12,500 ही था पुराने रिजीम की तरह ही, ठीक है। ये इस तरीके से था न्यू रिजीम के अंदर भी, बट यहाँ पर जो आपकी फिनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी है, उन्होंने ये बोला है कि जो पहले जो 87(1) सेक्शन 87A के अंदर जो अमाउंट मिलती थी 17,500 को बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 25,000 कर दिया गया। किस में, न्यू टैक्स रिजीम में। ये वर्ड ध्यान से सुनना, न्यू टैक्स रिजीम में, ठीक है। बट ये ध्यान रखना, हैविंग ए टैक्सेबल इनकम इज ₹7 लाख विल बी एलिजिबल फॉर द रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ठीक है। क्लियर है, क्या कोई दिक्कत है, दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही तो है। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे, ठीक है भाई, और कोई दिक्कत नहीं। वो कहता है अच्छा इन केस मैं आपको नई स्लाइड पे लेके चलती हूँ, रुको। चलिए तो अब नेक्स्ट टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं। अब मैंने आपको बताया कि रिबेट हो चुका है हमारा, अब सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के बारे में बताया। अच्छा ये होता क्या है मैम, ये होता है बेटा कि जब भी कोई इंसान हायर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ध्यान से सुना इस बात को, हायर क्लास इनकम से, या मैं कहूँ कि फैमिली से बिलोंग करते हैं। पेन का कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं कि क्या लिख रहे हैं हम, ठीक है। हायर क्लास फैमिली और हायर क्लास इनकम से बिलोंग करते हैं तो गवर्नमेंट कहती है रुक जा भाई,
अब इतने हमने बात कर लिए नॉर्मल रिबेट। देखो मैंने बताया कि एग्जाम्पल लेती हूँ मैं 60 ईयर वाले का, ठीक है। पहले केस का मैंने एग्जाम्पल लिया 5 लाख जिसकी इनकम थी, जिसके अंदर हमने बोला कि पहले जो फर्स्ट 2.5 लाख होते हैं उसके ऊपर मैंने किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना। अगले जो 2.5 लाख होते हैं उसके ऊपर मेरे को कितने % टैक्स देना है बेटे, 5% देना है, जिससे क्या बनेगा 12,500। वो कहते हैं ठीक है बट मैं 60,000 की 60 साल की उम्र में आता हूँ, ठीक है, नॉर्मल सिटीजन में हूँ, 5 लाख मेरी इनकम है, मैं रेजिडेंट भी हूँ, इंडिविजुअल भी हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा भाई, रिबेट मिल जाएगी। क्या मिलेगी, रिबेट मिलेगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 87A के तहत। तो मैं 12,500 जितनी की रिबेट होती है उतना ही तुम्हारा टैक्स है, तो कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कहते हैं अच्छा रुक जा, अगर तेरी इनकम 5 लाख में नहीं है, करोड़ों में है, तो ऐसे भी भाई ऐसे एम्प्लॉइज हैं, ऐसे भी व्यक्ति हैं हमारे इंडिया के अंदर। मैंने कहा अगर तेरी इनकम 40 लाख है, दूसरा केस लेके चलती हूं, अगर तेरी इनकम 60 लाख है, तीसरा केस लेके चलते हैं अगर तेरी इनकम 1,20,00,000 रुपए है, ठीक है, ध्यान से सुना इस बात को, 1,20,00,000 रुपए है, तो क्या होगा। ये कहते हैं कि ये बहुत हाई क्लास हो चुकी है। अब देखो जिनके भी आपने जितने भी स्लैब रेट आपने डिस्कस किया है उनके अंदर मैक्सिमम कितना था, 15 लाख। मैक्सिमम कितना था, 15 लाख। 15 लाख से ऊपर होते ही हमने क्या किया था, होते हुए क्या किया था बेटा, हमने किया था सबके ऊपर 30% लगा दो। कहते हैं 10 लाख के ऊपर नॉर्मल रिजीम के अंदर और 15 लाख हमारे न्यू रिजीम के अंदर। ये कहते हैं अगर आपकी इनकम 40 लाख है तो इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करो जल्दी से ओल्ड रिजीम के हिसाब से। कहते हैं पहले 2.5 लाख के ऊपर मुझे नहीं देना, बड़ा खुश हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे 2.5 लाख के ऊपर मीन्स की नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर मुझे 5% देना है। कितना बनेगा बच्चे, 12,500 बनेगा। नेक्स्ट के 5 लाख के ऊपर मेरे पास कितना बनेगा, ये बनेगा बच्चे आपका 20%, तो कितना हो गया 1 लाख रुपीज़। कहते हैं कि अब जितना भी बैलेंस बच गया है, बैलेंस कितना बचा है बताओ जल्दी से, 40 लाख में से माइनस कर दो 2.5 5 लाख, 5 और 5 10 लाख, मीन्स की 10 लाख माइनस कर दिए, बैलेंस कितना बचा 30 लाख। अब 30 लाख के ऊपर आपको क्या करना है, 30% अप्लाई करना है। 30% दैट मीन्स कट कर दो, 2 0 से 2 0 कट हो गया, 3 3 9, 3 और 2 5, मीन्स की 9 लाख हो गया। 9 लाख दैट मीन्स 10,12,500 इसकी टोटल इनकम हो गया। कहते हैं अच्छा ये तो बड़ी हाई क्लासेस में है, ठीक। अब कहती है गवर्नमेंट जब कोई इंसान इस तरह की कैटेगरी में आते हैं तो उनके ऊपर क्या लगा दो, जो अमाउंट निकली है ना इसके ऊपर एक और टैक्स लगा दो, एक और टैक्स लगा दो। दैट मीन्स टैक्स के ऊपर टैक्स लगा दो, टैक्स ऑन टैक्स, दैट इज नोन एज सरचार्ज। कहते हैं आपके दिमाग में आ रहा है कि मैम हम तो देते ही रह जाएंगे, बहुत सारे फायदे भी हैं और देखो इतना कमा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है सारी लग्जरी चीज़ों का तुम ही तो थोड़ी ना फ़ायदा उठाओगे, तुम लग्जरी आइटम्स खरीद रहे हो, लग्जरी चीज़ें पहन रहे हो, तो सरकार कहती है अच्छा मुझे नहीं फ़ायदा देगा इस चीज़ का, तू सर्विसेज ले रहे हैं, हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारी गवर्नमेंट में तुम हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई सर्विसेज को यूज़ करो तो हमें टैक्स नहीं देगा, ऐसे कैसे नहीं देगा, हम देते बताते हैं तुम्हें, है ना। तो ये कहते हैं कि जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है उसे बोलते हैं सरचार्ज। क्या ये सरचार्ज सबके ऊपर लगता है, इसकी भी बेटे लिमिट है, इसकी भी क्या है लिमिट है। और वो लिमिट एक सेकेंड आपको मैं डिस्कस करूंगी। यस इसकी क्या लिमिट है, आपके पास लिमिट है सरचार्ज की कि पहले जो भी आपके पास अगर आपकी इनकम 5 लाख से 50 लाख से, तो पहले सरचार्ज का मतलब देख लीजिए। सरचार्ज का मतलब क्या लिखा हुआ है, सरचार्ज का मतलब है बेटा, हाँ दिखाई नहीं दे रहा, रुको यहाँ पे ये नहीं दिखाई देगा, ये ले लेते हैं। सरचार्ज का मतलब है, मेरे को लग रहा है पिंक ही ले लेना चाहिए, ऑरेंज सही है, राइट। सरचार्ज का मतलब होता है कि सरचार्ज एप्लीकेबल होता है केवल और केवल किस केस में, इंडिविजुअल के केस में, ना तो कंपनी, ना ही फर्म, ना ही एओपी, ना ही बीओआई, ना ही पार्टनरशिप, किसी में भी एप्लीकेबल नहीं होगा, केवल एप्लीकेबल होगा बेटा इंडिविजुअल के केस में। और इंडिविजुअल कौन सा इंडिविजुअल, जब वो सुपर रिच क्लासेस के अंदर आता है, हायर इनकम ग्रुप में आता है।
ये एप्लीकेबल तब होगा जब वो लिमिट को क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा। वो लिमिट क्या है कि 50 लाख से लेकर अगर आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए तक की है तो आपको उसके ऊपर जो आपका टैक्स बन रहा था ना, उस टैक्स के ऊपर टैक्स देना है 10%। कब? जब आपकी इनकम 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की है। अच्छा, अगर इनकम 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ रुपए तक है, ठीक है, तो आपको 15% देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए तक है तो आपको 25% देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको 37% देना पड़ेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा स्टार्टिंग में कि हमें तो सारी लिमिट ही याद करनी पड़ेगी। जब आप इस चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन करनी होगी आपकी किस चीज़ की, तब जाके समझ में आएगा आपको ये, ठीक है। तो सरचार्ज का मोटा मोटा मतलब क्या समझ में आया कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है मैडम, और टैक्स के ऊपर टैक्स लगने के बाद हमें यह भी डिसाइड करना पड़ता है कि हमारी टैक्स की लायबिलिटी एक्चुअल में है क्या, ये लिमिट को चेकआउट करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ थोड़ा सा कि आपको आसानी हो जाए कि हाँ क्या चल रहा था। मैंने कहा कि अगर आपकी इनकम 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक है, 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक के नीचे है, 2 करोड़ से लेकर आपकी 5 करोड़ तक है, और 5 करोड़ से अबोव है। अरे भाई इतने अमीर होने के बाद तो वैसे ही दे दें हम किसी को डोनेट, है ना। अब 1 करोड़ तक का कितने हैं, 10%, उसके बाद 15%, उसके बाद 25%, उसके बाद 37%, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को फॉलो कर रहे हैं तो टैक्स की रिबेट, टैक्स का जो सरचार्ज है पूरा 37 तक रहने वाला है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के बारे में बात करें तो वहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट कितनी थी, मैक्सिमम अमाउंट टैक्स की कितनी थी बेटा, याद है 25%। कितनी थी, सॉरी 30% है, बट सरचार्ज की लिमिट कितनी रहेगी, वो 25 तक ही रहेगी, वो 30 तक नहीं जाएगी, 37 तक नहीं जाएगी। जो भी मैंने बताया, हायर सरचार्ज रेट ऑफ द 30% हैज़ बीन बी रिड्यूस टू 25%। कहने का मतलब ये है कि चाहे इनकम अब उसके 5 करोड़ से ऊपर क्यों नहीं चले जाए, तब भी 25% ही लगेगा। कब? जब न्यू टैक्स रिजीम के बारे में बात की जा रही है, 115 BAC के बारे में बात की जा रही है। क्लियर है? अच्छा, एग्जाम्पल देते हैं। अब देखो यहाँ पे तो मेरी भाई 40 लाख इनकम है, बड़ा मन खुश हो गया होगा कि मुझे टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं देना। कहते हैं रुक जा, कोई बात नहीं, तो इससे बच गया, पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एक ऐसा है, चाहे तेरी इनकम कितनी ही हो, तुझे 4% तो देना ही देना है, एक केस को छोड़ के, जब आपकी जीरो टैक्स बन जाते हैं। अगर आपका टैक्स कुछ ना कुछ बनता है तो उसके ऊपर आपको हमेशा 4% देना होगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का मतलब होता है कि ये टैक्स जिस नाम से लिया जा रहा है ना, कि हम हेल्थ और एजुकेशन के लिए पैसा खर्च करने के लिए हम आपसे पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये उसी के लिए ही खर्च किया जाएगा। सेस का मतलब होता है जिस काम के लिए लिया है उसी काम के लिए खर्च करना है। क्लियर है? तो ये हमेशा 4% रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये कहते हैं कि मेरे पास सरचार्ज तो नहीं लग रहा, फिर ये कहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, अब सीधा क्या लग जाएगा, 4% लग जाएगा। अगर मैं इसका 10 लाख का, एक सेकेंड, 10 लाख का कितने परसेंट करना है, 10,12,000 का, 10,12,500, क्या मैंने सही बोला है? इसका मुझे कितना करना है, 4% करना है। तो ये कितना आ गया बेटे, ये आ गया मेरे पास 40,500। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी बन जाएगी, इसका प्लस करेंगे, एक सेकेंड, प्लस करेंगे 10,12,500 को प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 10,53,000। क्लियर है? अच्छा, दूसरा केस लेके चलते कि मैंने कहा कि मेरी इनकम 60 लाख है। कहते हैं अच्छा, अब पहले तो टैक्स कैलकुलेट करो कि पहले 2.5 लाख के ऊपर मेरा तो कुछ नहीं बनने वाला। मैं एग्जाम्पल क्यों ले रही हूँ बेटे कि आपको क्लियर हो जाए। पहले 2.5 लाख के ऊपर नील है, ठीक है। नेक्स्ट जो 2.5 लाख होंगे उसके ऊपर क्या बनने वाला है, 5%, तो 12,500 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है 5 लाख रुपीज़ के ऊपर, ठीक है, वो कितना है, वो आपका बन जाएगा 1 लाख रुपीज़। नेक्स्ट जो भी बैलेंस बचा, अब देखो 5 और 5 लाख 10 लाख कंप्लीट हो गए, बाकी बचे कितने, इसमें से 10 लाख की अपने पेमेंट के ऊपर टैक्स हो चुका है, तो यहाँ पे 50 लाख बना। 50 लाख के ऊपर 30% जीरो कट हो गई, तो यहाँ पे 15, तो ये आ जाएगा 20 और 30, 20 और 30, 15 लाख हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, 16,12,500। अब ये कहते हैं क्या रिबेट मिलेगी, वो कहता है
अरे देख तो सही तू कितना कमा रहा है, तू रिबेट लेने की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं रिबेट की तो भाई लिमिट 5 लाख थी, इंडिविजुअल थी, रेजिडेंट है। कहते हैं इंडिविजुअल भी हूँ रेजिडेंट भी हूँ बट 5 लाख नहीं है तो फिर क्या हुआ? कहते हैं नहीं, नहीं है तो नहीं है, 60 लाख पे नहीं मिलेगी। कहते हैं अच्छा रहने देते हैं, तो आ जाओ 16 लाख 12,500। अच्छा वो कहते हैं अब सरचार्ज देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा भाई? 60 लाख पे है, लिमिट क्या है? जैसे ही 50 लाख से 1 रुपया आ गया जाए, मीन्स कि 50 लाख 1 रुपये से लेकर कितना 99,99,999। जैसे ही यहां तक है तो आपके ऊपर केवल 10% लगेगा। जैसे ही 1 रुपये यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो आप नेक्स्ट कैटेगरी में जाओगे, 1 करोड़ रुपए में आ जाओगे। क्या ये समझ में आ रहा है बेटा? अच्छा मैंने कहा कि आपकी जो स्लैब है, आपके फर्स्ट कैटेगरी में आ रहे हो, फर्स्ट कैटेगरी में आ रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर 10% लगाना पड़ेगा, सरचार्ज लगेगा 10%। अब मैं इसका 10% निकाल दूं तो कितना बनेगा? 161250, मीन्स कि 1,61,250, 16,12,500 में हम प्लस कर देंगे 1,61,250। क्लियर है? तो ये कितना आ गया? कितना आ गया बेटा? कितना? आप देखो ये रिबेट जो छूट मिलती थी उनको माइनस करते थे, टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, मीन्स कि ये भी आपको पेमेंट करनी है तो इसको इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। तो कितनी टोटल पेमेंट हो गई है? 17,73,750। ठीक है। अब कहते हैं कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना है क्या? कहते हैं ये तो सबको देना है, चाहे तेरी इनकम कितनी भी हो, चाहे किसी की भी इनकम कितनी भी हो। अगर टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो सबको देना होता है, तुझे क्या सबको देना है। कहते हैं अच्छा कितने % देना है? ये कहते हैं 4% देना है। अब मतलब कि तुम 17 लाख का 4% करोगे? हाँ जी 4% करेंगे तो कितना आ गया? 70,950 रुपये। क्लियर है? इसको मैं अगर प्लस कर दूँ 17,73,750 तो कितना हो गया? 18,44,700 रुपये। ये आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी बन गई है। मैंने आपको टैक्स होल्डर बना दिया है बिल्कुल अच्छे से, समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब सरचार्ज और एजुकेशन क्या है? सरचार्ज होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, जो उसी के ऊपर टैक्स लगेगा जिसकी जो लिमिट है इस क्राइटेरिया में आती होगी, जो पर्सन इसके अंदर बिलोंग करता होगा उसी को क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। अगर ये न्यू टैक्स रिजीम से फॉलो होती तो न्यू टैक्स रिजीम में जो भी यहाँ पे टैक्स बनता ना बेटे, जो भी यहाँ पे टैक्स बनता, आप देखो यहाँ पे भी रिबेट नहीं मिलती न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, क्योंकि वहाँ पे लिमिट क्या है? 7 लाख और 25,000। अब यहाँ पे 7 की बजाय 60 है भाई, 7 की बजाय 7 की जगह 60 है, तो यहाँ पे वैसे नहीं आने वाला, नहीं आने वाला, तो सरचार्ज वहाँ पे भी लग जाएगा 10%। ठीक है। बट वहाँ पे ये याद रखना कि मैक्सिमम आप सरचार्ज कितना लगा सकते हो? 25 लगा सकते हो, ज़्यादा नहीं लगा सकते। ठीक है। बाकी वो सभी सेम प्रोसेस में आपकी यहाँ पे भी रहने वाली है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप इसको रीड आउट कर सकते हो, सेम एज इट इज़ लिखा हुआ। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन सेस मैंने आपको बता दिया हमेशा 4% लगता है और ये होती है आपकी टैक्सेबल वैल्यू। क्या आपको इतना समझ में आ गया बेटा? अच्छे से आ गया? अच्छा, पार्टनरशिप कंपनी लोकल अथॉरिटी का भी टैक्स हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है कई बार। ओके। अच्छा, एक पॉइंट पढ़ने से पहले, इस पॉइंट को पढ़ने से पहले मैं आपको क्या पढ़ाने की कोशिश करूँगी? आपको पढ़ाने की कोशिश की जाएगी कि एक पॉइंट रहता है मेरे हिसाब से यहाँ पे, एक सेकेंड, बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे पढ़ाने में। आई होप तुम सबको भी मज़ा आ रहा होगा। स्पेशल रेट मैंने आपको बता दी है। स्पेशल रेट क्या होती है? जब आप कोई स्पेशल इनकम को जनरेट करते हो तो उससे कहते हैं स्पेशल रेट। जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, मीन्स की कोई जो लैंड थी, बिल्डिंग थी, उसको बेच दिया तो वो आपका कितना रेट लगेगा? 20% लगेगा। ये वैसे भी आपको ना मैं कैपिटल गेन हेड वाले में पढ़ाऊंगी। हाँ, ये पॉइंट रहता है। मैं कह रही थी मेरे दिमाग में घूम रहा था, मैंने आपको बताया था, मैंने स्टार जो लगाया था ना यहाँ पर, ये इसी के लिए लगाया था। क्या? सुनो सुनो ध्यान से, खोल के मेरी बात खोल के तुम्हें बताती हूँ। देखो
अब आपको ये पता चल गया टैक्स इनकम के ऊपर लगते हैं। अब मैं आपको टोटल इनकम को कैलकुलेट करना सिखा दूं। कहोगे मैम इतनी देर से हम क्या कर रहे थे, इतनी देर से हम पैसे जहाँ से कम हो सकते हैं वहाँ कम करने की बात कर रहे थे। हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की, हमने डिस्कस की असेसमेंट ईयर, हमने डिस्कस किया प्रीवियस ईयर, हमने डिस्कस किया एसएससी पर्सन क्या होता है, ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया सरचार्ज, फिर हमने रिबेट को भी डिस्कस किया, हमने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को भी डिस्कस किया। देखो छोटी छोटी टर्म है बट आपकी सैलरी हेड में सारी मिक्स होके आने वाली है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा अब मैं बात कर लेती हूँ टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। टोटल इनकम से पहले ग्रॉस इनकम आएगी। जैसे कि हम क्या कहते हैं कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है नहीं आता है, उसके बाद नेट प्रॉफिट आता है। अब आपको ये भी कैलकुलेट करना सिखाऊंगे, ये भी कैलकुलेट करना सिखाएंगे। सुनो, अब एक पर्सन है भाई, ठीक है, मैं मान के चल रही हूँ जो यहाँ पर जो स्नेहा है और सुरभि है, ठीक है, और इधर साइड बॉयज़ के अंदर लेके चल लेते हैं आदित्य है और कौन है भाई नीचे, कमेंट सेक्शन जल्दी बताइए। अच्छा जितेंद्र है, आदित्य और जितेंद्र, स्नेहा और सुरभि। इनमें स्नेहा और सुरभि कहती है कि हम तो सैलरीड पर्सन हैं, हम क्या है सैलरीड पर्सन है, हम क्या है सैलरीड पर्सन है, हमारी तो इनकम जो भी आती है ना सैलरी से आती है। वो कहते हैं अच्छा, तो कहेंगे हाँ, तो उसे हम कहेंगे सैलरी इनकम। इसको कहाँ डालेंगे, इसको हम डालेंगे ऑब्वियस है सैलरी इनकम है तो सैलरी हेड में डाल देंगे, ठीक है। आदित्य और क्या नाम था इसका, नीचे मैंने नाम भी नहीं लिखा, आदित्य था और कौन था, अब यहाँ पे जीवांश है, फिलहाल जीवांश है, आदित्य और जीवांश। आदित्य और जीवांश क्या कह रहे हैं कि हमारे पास हमारा तो बिजनेस है मैम। आदित्य कह रहा है कि मेरा तो मैम बिजनेस है और साथ ही साथ मेरी ना ज़मीन से भी प्रॉपर्टी से जो आती है ना सामान, ज़मीन को मैं बेच रहा हूँ कभी खरीद रहा हूँ, उससे मुझे प्रॉफिट होता है, तो मैं उसे कहूँगी कैपिटल गेन। अच्छा जीवांश कहता है कि मैम मैं एज ए अकाउंटेंट हूँ, ठीक है, मैं सीए चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, मेरा प्रोफेशन है, और साथ ही साथ जो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने घर में कंस्ट्रक्शन लगाई थी, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद उन रूम्स को मैंने रेंट पे दे दिया, तो दैट मीन्स हाउस प्रॉपर्टी से क्या हो रहा है, आपको इनकम हो रही है। कहते हैं अच्छा, और बैंक में मैंने ना एफडी भी करवाई हुई है, मैंने नेशनल सेविंग अकाउंट में क्या किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मुझे इंटरेस्ट भी मिल रहा है। कहते हैं अच्छा तुम्हें तो इतनी सारी इनकम मिल रही है, तो तुम्हें कहाँ कहाँ डालें। तो सुनो, सैलरी हेड के इनकम टैक्स के अंदर जब हम टोटल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, कहते हैं कि 5 हेड होते हैं इनकम टैक्स का पंजा। कहते हैं ना कि इनकम टैक्स का पंजा क्यों है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहेगा कि आपसे ज़्यादा पैसा लिया जाए और आप क्या सोचेंगे कम से कम पैसा मैं दूँ, तो इसलिए कहते हैं इनकम टैक्स के पंजे से कभी भी बच नहीं सकते। तो इनकम टैक्स के पंजे को समझते हैं। सबसे पहला पंजा क्या है, अंगूठा जो मेरे पास है वो क्या है, सैलरी हेड है, सैलरी हेड है। दूसरे नंबर पे क्या है मेरे पास, हाउस प्रॉपर्टी हेड है, हाउस प्रॉपर्टी हेड है। तीसरे नंबर पे क्या है मेरे पास, कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन हेड है। फोर्थ नंबर पे क्या है मेरा, बिजनेस है, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन से होने वाली इनकम, तो मैं यहां डालूंगी। तो 4 हेड हो गए हैं, 1 2 3 4। कहते हैं अच्छा इनके अलावा कोई भी अगर इनकम आती है, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया है, लॉटरी हो गया, हॉर्स रेस के अंदर जीता, पजल्स के अंदर जीता, डिविडेंड हो गया, शेयर्स के ऊपर मिलता है, कोई गिफ्ट मिला है, अब आप यहाँ पर क्या है अदर सोर्सेज में, अदर के नाम से आप यहाँ पे डालेंगे। इनकी से जो भी इनकम हो रही है उन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो इसे बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोलेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं ना सैलरी हेड, इनके अंदर ना जो भी पहले एक्सेप्शन मिलती है वो यहीं से माइनस करके फिर हम शो करते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरी सैलरी इनकम जो है ना 3 लाख रुपए बन रही थी, उसमें से ऐसा कुछ पॉइंट आया कि जो मुझे क्या है
20,000 रुपये की छूट मिल रही है, एक्सेप्शन मिल रही है, ठीक है, एग्जम्प्टेड है, ठीक है। तो इस केस में मैं इसको यहाँ पे 3 लाख माइनस के 20,000 नहीं दिखाऊंगी, मैं यहाँ पे सीधा 2,80,000 दिखाऊंगी। तो यहाँ पे एग्जम्पशंस पहले ही माइनस हो जाती है, वो भी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 स्पेशली इसी के लिए, एग्जम्पशंस ऑफ द इनकम टैक्स, राइट। उसके बाद हमें क्या जो भी डिडक्शंस मिलते हैं उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। डिडक्शंस का मतलब क्या है, डिडक्शन हमेशा ग्रॉस टोटल के बाद मिलती है, ग्रॉस टोटल में से मिलती है, और एग्जम्पशन उससे पहले मिलती है, ये बात ध्यान रखना, बाकी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। डिडक्शन के लिए चैप्टर नंबर 15 है, अगर आपकी बुक के अंदर लिखा हो, या फिर हम इसको बोलते हैं चैप्टर नंबर 6A के नाम से जानते हैं। इसके अंदर हम 15 से 16 डिडक्शंस पढ़ेंगे। अगर मैं उसमें से यहाँ से माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल इनकम आ जाएगी। तो टोटल इनकम और ग्रॉस टोटल इनकम में क्या फ़र्क है, इसके अंदर डिडक्शंस इंक्लूड नहीं होती है, यहाँ पर डिडक्शंस इंक्लूड होती है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा ये पॉइंट भी हो चुका है जो मुझे यहाँ पे समझाना था, क्या थी कि कैसे हम टोटल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं, जितनी भी हेड की सैलरी हेड है, हाउस प्रॉपर्टी हेड है, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज, इन सबको ऐड करेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम बन जाएगा। अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं मेरे जितने भी डिडक्शंस हैं चैप्टर जो 6 में, या फिर मैं कहूँगी आपके चैप्टर में चैप्टर 15 नंबर दिया होगा, वो माइनस कर दूं, मेरे पास टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम के बाद जो भी स्लैब रेट एप्लीकेबल होती है, अगर वो इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल की, कंपनी है तो कंपनी की, अभी कंपनी पढ़ेंगे। पार्टनरशिप में तो आपको पता है फ्लैट 30% लगता है, देखो ये लिखा हुआ है, फ्लैट 40% है। ये किस में होता है, जब आपकी फॉरेन कंपनी होती है। कौन सी कंपनी होती है, जब आपकी फॉरेन कंपनी होती है। 20% कुछ एक केसेस के अंदर रखता है, वो अभी मैं बताऊंगी, ठीक है। रिबेट अंडर सेक्शन उसके बाद हम लेंगे, ठीक है, वो तब लेंगे जब 5 लाख होगी। किस केस में है, जब ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में बात कर रहे हैं। अगर न्यू टैक्स रिजीम है तो आपको 25,000 की छूट मिलती है, ठीक है। इसके अंदर 12,500 की छूट मिलती है, इसके अंदर लिमिट 7 लाख है, ठीक है। उसके बाद सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होगा, फिर टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारी फाइनली कंप्लीट हो गई है। वाजिबा, चैप्टर हो गया फिनिश, है ना, चैप्टर हो गया है फिनिश। सैलरी कंपनी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अभी नहीं बताने की बात करूंगी, क्योंकि इन चीज़ों को ना हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसको होल्ड पे रखती हूँ। जब हम कंपनी वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना इनकम टैक्स में ही, तब उसको हम डिस्कस करेंगे। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, कंपनी के अंदर भी 2 तरह को बाइफर्केट किया गया, एक तो हमारी भारतीय कंपनी होती है, एक हमारी विदेशी कंपनी होती है। विदेशी कंपनी के ऊपर हम 40% क्या लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं, डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर 30% लगाते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल केसेस के बारे में बात कर रहे हैं, नॉर्मल केसेस है, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें ना फिर आगे बाइफर्केट क्या हुआ है, अगर किसी कंपनी का क्या है, टर्नओवर, ध्यान से सुनना, अगर किसी कंपनी का टर्नओवर क्या है 400 करोड़ से एक्सीड करता है। अब देखो, भारत की कंपनी है, भारत में ही प्रोड्यूस कर रही है, भारत के मैन्युफैक्चरिंग फंक्शंस को इन्हांस कर रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कहती है इतना सारा काम तो हमारे लिए कर रही है, तो हम भी तुम्हारे लिए थोड़ी सी छूट दे देते हैं। कहते हैं नॉर्मल केस है तो ठीक है, बाकी अगर तेरा 400 करोड़ से ऊपर गया टर्नओवर तो तेरे लिए स्पेशली 25% क्या रहने वाला है, टैक्स रेट रहने वाला है। दूसरा पॉइंट ये कहता है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि इन केस चाहे 400 करोड़ हो या इससे ऊपर हो चाहे इससे नीचे हो, अगर किसी कंपनी ने इन तीन सेक्शन में से किसी भी एक सेशन को अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया, तो ना तो ये लगेगा ना वो लगेगा। तो डिपेंड करते हैं इसके अलग अलग क्राइटेरिया के अंदर। इनको हम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, वहाँ बहुत अच्छे से आएगा ये। अभी याद करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अभी मैंने जस्ट थोड़ा सा बता दिया कि डोमेस्टिक कंपनी 30%, फॉरेन कंपनी तो 40%, ये लिमिट बता दी 115 BA, 115 BAA एंड 115 BAB। क्लियर है, आई होप आपको ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा। 115 की जो रिजीम है उसके अंदर भी कुछ एक ऐसी टर्म्स लिखी हुई है, ये टर्म्स अभी याद नहीं करनी, बट इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि मुझे याद रह जाएगी, मुझे आपको समझाना है, अदरवाइज मेरे माइंड से स्किप हो जाएगी। ये तब करेंगे जब हम इन सारे हेड को डिस्कस करेंगे ना, तो इन हेड की आइटम्स हैं, ये इन हेड की आइटम्स है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा एक टॉपिक रह गया भाई हमारा यहाँ पे, चलो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया। 5 से 10 मिनट का वो टॉपिक है ये, बट फिर भी एक रिफ्रेशमेंट होती है। मैं भी काफ़ी टाइम हो गया, मेरे को अप्रोक्स
आज ओ माय गॉड, आज तो हमारी क्लासेस बहुत लंबी चली गई है। ओके, इट्स ओके। बट कंसेप्ट तो आ गया होगा ना समझ में। जल्दी से रिस्पॉन्स दीजिए फटाफट। अगर आप ये पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हैं ना बच्चे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं फटाफट बता देती हूँ मैं आपको, ये पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हैं, ये मैंने आप सभी के लिए इतनी इजी फॉर्म में बनाई है, तो आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। आपको ₹9 पे करना होगा। ओके, आपको अगर एक्सेस लेना है तो आप ₹9 पे करेंगे, और व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दोनों चीज़ें क्या कर रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो आप टीम के साथ कांटेक्ट कीजिए और आप बता सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, इनकम टैक्स के यूनिट नंबर फर्स्ट के नोट चाहिए। अब डे बाय डे हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इवन थोड़ा सा लंबा जा रहा है, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये भी सारा सब कुछ हो गया, ठीक है। एजुकेशन सेस हेल्थ एजुकेशन हो गया, टोटल इनकम हो गई है, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ये वाला पॉइंट आता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, और ये कहूँ मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसको हम अलग से सेपरेट एक एनर्जी के साथ करेंगे, ठीक है। वैसे मैं अभी करवाना चाहूँगी, बट थोड़ा सा गैप ले लीजिए, 5 to 7 मिनट का ब्रेक लीजिए, देन उसके बाद हम करेंगे। ओके, चले।